नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। कई सप्ताह बाद शनिवार से हवा चलेगी, जिससे लोगों को राहत महसूस होगी। वहीं ठंड में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। जहरीले प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा में जो है फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि गुरुवार को जो है दिल्ली में एक बार फिर से थोड़ी प्रदूषण में जो है इजाफा थोड़ा देखने को मिला। और प्रयागराज से बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। सुबह 10 बजे से होगी मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी सुबह 10 बजे से। और काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले पर जो है आज सुनवाई होगी इलाहाबाद कोर्ट में। कुल 5 याचिकाओं पर जो है इस दौरान सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से मामले में सुनवाई शुरू होगी। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले पर जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। साथ ही पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने तस्वीरें शेयर कर एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में आत्मीय सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए आपका मार्गदर्शन संबल प्रदान करता है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत कर अब मंत्रिमंडल का गठन का दौर जो है वो जारी हो गया है, जिसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक में सारी योजनाएं चली, जिसमें से एक लाडली बहना योजना का भी था। पीएम मोदी की उपस्थिति और उनका नेतृत्व सबसे भारी है। ऐसा नहीं बोला, जरा आप सुधारिए इसको जी। मैंने कहा कि मोदी मैजिक चला और सारी योजनाएं चली, उसमें खाली एक ही योजना नहीं चली। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली, आयुष्मान योजना भी चली। तो एक गुलदस्ता होता है योजनाओं का, उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना का भी था। और इसलिए आप लोग ब्रांडेड करते हैं ज़बरदस्ती, तो कृपा करें। मतलब कि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम आया। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाराबंकी के दौरे पर है, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाले जाएंगे, इसलिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब भी जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। इस बात को कहा जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं,
जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी, और सवाल वही है। खबरों में बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने कई दिग्गज मंत्री और सांसदों तक को चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी ऐसा ही प्रयोग कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी, ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में लेना चाहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी साफ है कि यूपी बीजेपी में खलबली मचना अब तय है। क्या वाकई में कई बड़े चेहरे सियासत की पिच पर सांसदी का चुनाव लड़ते दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में अब सियासी लड़ाई आदिवासी पर आ गई है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी खुलकर सोरेन सरकार पर हमला बोल रही है। छत्तीसगढ़ की जीत को बीजेपी आदिवासी समाज के समर्थन से जोड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश में आदिवासी समाज की अनदेखी की। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अनदेखी की, जिस कारण 3 राज्य में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी से पहले जेएमएम के विधायक भी सोरेन सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव किए, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र था, उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती इस बार और सभी जगहों पर उन तीनों राज्यों में सरकार भी बनाने जा रही है। तो आप देश के जो आदिवासी है, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आशाभरी निगाहों से आप लोग देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को साथ भी लोग आप दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गांव तक सड़कें नहीं था, आदिवासी के घरों में बिजली नहीं था, फिर खाने के लिए लोग परेशान रहते थे, आप उनके लिए भी अनाज उपलब्ध करा रही है। आदिवासी घरों में गैस की कनेक्शन नहीं उपलब्ध थी, मोदी राज में, बीजेपी के राज में ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। अब हम ये मानते हैं कि आने वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी, क्योंकि झारखंड में तो जनता बिल्कुल आज की सरकार से लोग बिल्कुल तरस आ चुके हैं। सरकार ही हेमंत सोरेन लगता है झारखंड की जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। सरकार आजकल आपके द्वार है, लेकिन पिछले दिनों देखे 2 दिन पाकुड़ में और साहेबगंज में रहे, लेकिन उन आदिवासी गांवों तक वो नहीं गए जहां लोग मलेरिया से लोग पीड़ित थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। लिट्टी पड़ा हो, सुंदर पहाड़ी हो, क्योंकि सुंदर पहाड़ी तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है। पहाड़ियाँ जहाँ रहते हैं, गाँव में जहाँ ट्राइबल रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इन 4 वर्षों में चाहते तो सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। तो आज जनता पूरी तरह से इस सरकार से लोग लूट से बचने के लिए, ऐसा लोग बोलता है ना, नदी में जब बाढ़ आता है तो जितना होता है सांप बिच्छू सब लोग एक साथ एक डाल में, पेड़ में लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी समाप्त होता है तो एक दूसरे के फिर भक्षक बन जाते हैं। तो इन लोगों के भी यही हालत है, एक दूसरे को आप देखते होंगे लड़ते रहता है। भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, बंगाल में उनके कोई एका नहीं है। उसी प्रकार से अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सपा और कांग्रेस पार्टी की कितना बयानबाजी हुआ, अखिलेश यादव, बाकी कोई दुनिया जानती है सबको। भाई यूपी में, बिहार में क्या है इन लोगों की स्थिति, तो सब दुनिया, सब लोग जानता है, पूरा देश की जनता जानती है, इन लोगों को पहचानती है एक दूसरे को। ये लोग कोई बीजेपी के कारण नहीं, अपने कारण ही लोग लड़ते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस है और फिर केजरीवाल है, उन लोगों की लड़ाई जग जाहिर है। माने एक जगह एक दूसरे को बेईमान कहते हैं और एक जगह आकर के एक दूसरे को मित्र बोलते हैं। तो जनता तो देख रही है ना कि भाई ये लोग सचमुच में मित्र है कि एक दूसरे की ये लोग दुश्मन। तो ऐसी स्थिति में जनता के सिरे क्या चढ़ेगा ये। बात करते हैं अगली खबर की। गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।